प्यारे बच्चों, क्लास 9th के लिए जेसीईआरटी द्वारा हिंदी ए का मॉडल प्रश्न पत्र सेट 3 का आंसर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले और हिंदी ए के बच्चों तक यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। आप लोग का एग्ज़ाम 15 से शुरू है। यहाँ है खंड का अपठित बोध। इस गद्यांश को पढ़ना है और इससे जुड़े सवाल के आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए क्या आवश्यक है? तो संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प, उत्साह एवं साहस आवश्यक है। दूसरा है, समस्त ग्रंथों और अनुभवों का क्या निष्कर्ष है? तो समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष यह है कि संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होना अहितकर है, मानव धर्म के प्रतिकूल है और अपने विकास को आवश्यक रूप से बाधित करना है। तीसरा क्वेश्चन है, का मानवीय शब्द से प्रत्यय अलग करें। तो मानव मूल शब्द है और ये प्रत्यय है। विजय का विलोम शब्द लिखिए, तो विजय क्या हो जाएगा? पराजय। उसके बाद इस काव्यांश को पढ़ना है बच्चों और इससे जुड़े सवाल के आंसर देना है। ये आपका अथवा में क्वेश्चन है। इतिहास किस बल का गवाह है? तो इतिहास गवाह है कि हमारा भारत देश हमेशा से ही जागृत रहा है। जब भी आवश्यकता हुई है हमारे देश के वीरों ने जान की बाजी लगाने में पहल की है। दूसरा है, कवि विश्व के लोगों से क्या आह्वान कर रहे हैं और क्यों? तो कवि विश्व के लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि भारत की विजय पर विश्व गीत गाओ। विश्व में ऐसा कौन है जो हमसे नहीं हारा? हम भारतवासियों का प्रकाश सर्वत्र फैला है, इसलिए विश्व गीत गाओ। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय शब्द से प्रत्यय अलग करें। तो भारत मूल शब्द है, ये प्रत्यय है। शत्रु का पर्यायवाची शब्द लिखे तो दुश्मन। फिर है आपका पाठ्य पुस्तक से किन्हीं 4 प्रश्न के उत्तर देना है। सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? तो पहले तो सर टॉमस हे नाना के महल को तोड़ना चाहते थे, पर बाद में वे नाना की पुत्री मैना पर दया भाव दिखाने लगे। इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किए। इसका कारण यही था कि मैना उनकी मृत पुत्री मेरी की सहेली थी। उसका मैना के साथ प्रेम संबंध था। मेरी उस मकान में आती जाती रहती थी। खुद हे भी वहाँ बराबर आते थे। वे मैना को अपनी पुत्री के समान प्यार करते थे। मैना के पास अभी तक मेरी के हाथ से लिखी चिट्ठी सुरक्षित थी। इन सब बातों से जनरल हे भावुक हो उठे होंगे और उन्होंने मैना पर दयाभाव दिखाने का निश्चय किया होगा। लेखिका महादेवी वर्मा के बचपन के समय लड़कियों के प्रति समाज की सोच कैसी थी? मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो लड़कियों के जन्म के संबंध आज परिस्थितियां काफ़ी बदल चुकी है। आज लड़कियां व लड़कों में सामाजिक पारिवारिक अंतर नहीं किया जाता। उन्हें ज्ञान प्राप्ति के समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं, रोजगार के उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं। आज लड़कियां किसी भी कार्य में लड़कों से पीछे नहीं हैं। वह उनके कंधे से कंधा मिलाकर समाज व देश की प्रगति में सहयोग दे रही है। लेखिका का उपयुक्त कथन इस बात को प्रमाणित करता है कि आज लड़की के जन्म पर उसकी हत्या न करके उसके उज्जवल भविष्य के प्रयास के लिए हम उन्मुख होते हैं। एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ निछावर करने को क्यों तैयार है? तो एक लकुटी मतलब लाठी और कंबल, छोटा कंबल पर कवि रसखान जी 3 लोगों का राज्य वैभव भी निछावर करने को तैयार है, क्योंकि वह लाठी ग्वाले और चरवाहे के रूप में सदैव ही कृष्ण के कर कमलों में रहती है। दूसरी ओर कंबल भी कृष्ण के कंधों पर ही दिखाई देता है। श्री कृष्ण द्वारा प्रयुक्त दोनों ही वस्तुओं से कवि का विशेष लगाव है। घ है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? तो अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को अंदेशा है कि भारत में क्रांति का आह्वान हो गया है। देश अपनी गुलामी से मुक्त होने के लिए तत्पर हो रहा है। फिर है, मेघ आए कविता में बादलों को किसके समान बताया गया है? तो मेघ आए कविता में कवि सर्वेश्वर दयाल ने बताया है कि आकाश में बादल अपने नए रंग रूप के साथ इस प्रकार छा गए जैसे कोई शहरी दामाद बड़ा सज धज कर अपने ससुराल जाता है। मेघ रूपी मेहमान के आने पर पूरा गांव उल्लास से भर उठता है। ठंडी हवा मेहमान के आगे नाचती गाती हुई चलती है। सभी ग्रामीणों ने पाहुन के दर्शन करने के लिए खिड़की दरवाजे खोल लिए हैं। पेड़
एड़ियाँ उठा उठा कर उसे देख रही है। नदी तिरछी नज़रों से मेघ की सज धज को देख रही है और हैरान हो रही है। गांव के पुराने पीपल ने मानो झुककर अभिवादन किया हो। लता संकोच के मारे दरवाजे की ओट में सिकुड़ गई है। तालाब मेहमान के चरण पखारने के लिए पानी लेकर आता है। ऊंचे भवने पर लोग खड़े हैं। बिजली भी चमकने लगी। इस तरह संपूर्ण गांव खुशी से झूम उठा। 4 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों को किस समय और कहाँ जाते हुए देखकर कवि को पीड़ा हुई है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के आलोक में लिखिए। तो कवि की पीड़ा यह है कि इन बच्चों का जबरदस्ती छीना जा रहा है। इन्हें खेलने और पढ़ने का अवसर नहीं दिया जा रहा है और काम पर जाने को विवश किया जा रहा है। कवि बच्चों के काम पर जाने के कारण चिंतित है। उसे लगता है कि बच्चों को खेल कूद और पढ़ाई लिखाई में मस्त रहना चाहिए। बचपन अपने सुख और विकास के लिए होता है। बच्चों पर रोजी रोटी कमाने का बोझ नहीं डालना चाहिए। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि इन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना है। गोपाल प्रसाद ऐसा क्यों चाहते थे कि उनकी बहू ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं ही पास हो। तो गोपाल प्रसाद स्वयं उच्च शिक्षित थे। वे वकालत के पेशे से जुड़े थे। उनका बेटा शंकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। इसके बाद भी वे चाहते थे कि उनकी बहू ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं ही पास हो। उनकी ऐसी चाहत के पीछे यह सोच रही होगी कि उच्च शिक्षा प्राप्त लड़कियां अधिक जागरूक होती है। इससे वे अपने अधिकारों के प्रति सजग होती है। उनमें सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसी लड़कियों को बहू बनाने से उन पर अत्याचार नहीं किया जा सकता, उन्हें डरवाया नहीं जा सकता और अपने ऊपर हुए अत्याचार पर मुंह बंद नहीं रखती है। अगला क्वेश्चन है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा ने जिस प्रकार व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे वह उचित क्यों नहीं है। तो अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप अपनी बेटी उमा से इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे कि वह सीधी सादी, चुप रहने वाली, कम पढ़ी लिखी लगने वाली लड़की की तरह व्यवहार करे। उनका ऐसा सोचना उचित नहीं है। लड़की कोई भेड़ बकरी या मेज कुर्सी नहीं है। उसका भी दिल होता है। उसका उस शिक्षा पाना कोई अपराध नहीं है। वह पढ़ी लिखी लड़की जैसा ही व्यवहार करेगी। भूख तो अपने में एक साग होती है, ऐसा किसने कब और क्यों कहा। तो भूख तो अपने में एक साग होती है का आशय यह है कि यदि भूख लगी हो और सामने रोटियां हो तो व्यक्ति साग होने न होने की परवाह नहीं करता बल्कि खाना शुरू कर देता है। भूख उसे सूखी रोटियां खाने पर विवश कर देती है। उक्त वाक्य घर की मालकिन ने तब कहा जब माटी वाली उनकी दी हुई एक रोटी को चबा चबा कर चाय के साथ गले के नीचे उतार रही थी। माटी वाली ने मालकिन से कहा कि चाय तो बहुत अच्छा साग बन जाती है ठकुराइन जी। तब यह बात उन्होंने कही थी क्योंकि उन्होंने बुढ़िया को चाय देने से पहले सूखी रोटियां चबाते हुए देख लिया था। खंड ग, अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर अपना मासिक शुल्क कम करने की प्रार्थना कीजिए। तो यहाँ लिखना सेवा में, उसके नीचे प्रधानाचार्य उच्च विद्यालय चतरा या अपना विद्यालय का नाम लिखिएगा। दिनांक है, विषय मासिक शुल्क कम करने के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं एक निर्धन परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी की कपड़े की एक छोटी सी दुकान है जिससे इतनी आमदनी नहीं हो पाती कि परिवार का भरण पोषण सुचारू रूप से हो सके। मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई लिखाई के बोझ को उठाने में असमर्थ है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे मासिक शुल्क कम करने की कृपा करेंगे जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि अपने आचरण और पठन पाठन से आपको किसी शिकायत का मौका न दूंगा। उसके बाद यहाँ धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम लिख देना है, अपना कक्षा लिख देना है। इसी का 8वां में क्वेश्चन है, झारखंड के किसी ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो यहाँ लिखना है रांची, दिनांक 20 मई 2022। या अपना जगह का नाम लिखिएगा। फिर प्रिय रवि, अपना मित्र का नाम, सप्रेम नमस्ते। अभी अभी तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर प्रसन्नता हो कि तुम लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न हो। हम लोग भी यहाँ सकुशल हैं। तुमने झारखंड के किसी ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रकट की है। मैं इसी संदर्भ में तुमसे बताने जा रहा हूँ। रांची शहर से मात्र 10 किलोमीटर दूरी पर प्रकृति के सुंदर वातावरण में एक छोटी सी पहाड़ी पर स्वामी जगन्नाथ जी का प्राचीन मंदिर अवस्थित है। यह मंदिर यहाँ के राजा शाहदेव ने लगभग 100 वर्ष पूर्व बनवाया गया था। यह प्राचीन मंदिर झारखंड की धरोहर। प्रतिदिन यहाँ दर्शनार्थियों का मेला लगा रहता है। पहाड़ी पर मंदिर पास खड़ा होकर देखने पर रांची का मनोहारी विहंग दृश्य हृदय को स्पर्श करता है। प्रतिवर्ष आषाढ़ मास में यहाँ रथ यात्रा का आयोजन होता है। इस अवसर पर झारखंड का सबसे बड़ा मेला भी लगता है। इस अवसर पर तुम एक बार अवश्य आओ।
पूज्य चाचा जी को मेरा प्रणाम निवेदित करना। तुम्हारा अभिन्न मित्र, अपना नाम लिख देना है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, किसी एक पर निबंध लिखना है बच्चों। तो हमारा राज्य झारखंड, यहाँ संकेत बिंदु दिया है। तो पहले है परिचय, तो परिचय में हम लोग लिखे हैं हमारा नया राज्य झारखंड है। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। बिहार के दक्षिणी भाग को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया है। झारखंड का अर्थ होता है झार झंखारों और खनिज संपदाओं का क्षेत्र। जहाँ झार झंकार और खनिज फैला हो उसे झारखंड कहते हैं। झारखंड राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में झार झंकार और खनिज फैले हैं। झारखंड भारत का 28वां राज्य है। उसके बाद यहाँ पर है इतिहास। तो इतिहास है, अबुल फजल ने आईने अकबरी में इस प्रदेश को झारखंड नाम से संबोधित किया और आज नवोदित राज्य का नाम झारखंड हो गया। इसका इतिहास भी अत्यंत प्राचीन है। ईसा से लाखों वर्ष पूर्व के पत्थर के हथियार, बर्तन, उपकरण आदि मिले हैं। सीमा, तो झारखंड राज्य के उत्तर में बिहार, इसके दक्षिण में उड़ीसा राज्य, इसके पूरब में पश्चिमी बंगाल है, इसके पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राज्य है। इस राज्य की लंबाई पूरब से पश्चिम की ओर 463 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर 380 किलोमीटर है। जिला, तो झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। रांची एक बहुत बड़ा शहर है। झारखंड में कुल 24 जिला है। झारखंड राज्य में रांची, जमशेदपुर, दुमका, बोकारो, धनबाद आदि बड़े शहर हैं। झारखंड आदिवासियों का क्षेत्र है। यहाँ उरांव, संथाल, मुंडा आदि आदिवासी जातियाँ रहती है। यहाँ संथाली, मुंडारी, हो, बंगला एवं हिंदी भाषाएं बोली जाती है। संसाधन एवं विशेषताएं, तो झारखंड राज्य की ज़मीन पठारी और पथरीली है। यह एक पुराना पठार है। यहाँ पर खेती के लायक ज़मीन बहुत ही कम है। यहाँ धान और गेहूँ की खेती होती है। धान यहाँ की प्रमुख फसल है। झारखंड राज्य में खनिजों का भंडार है। भारत में सबसे अधिक खनिज झारखंड में पाया जाता है। कोयला, लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, ग्रेनाइट, यूरेनियम, तांबा आदि यहाँ के प्रमुख खनिज हैं। यहाँ लोहे के बड़े बड़े उद्योग फैले हैं। जमशेदपुर में लोहे का सबसे बड़ा कारखाना है। झारखंड में बहुत से धर्मशाला भी है। देवघर, बासुकीनाथ, अंजाम धाम, चुटिया का मंदिर, बिड़ो का वैष्णो मंदिर, रजप्पा का छिन्नमस्तिका मंदिर, राम रेखा धाम, सिमडेगा आदि प्रमुख धर्म स्थान है। हुंड्रू और दसम के जलप्रपात देखने योग्य है। इसके अलावा नेतरहाट, कांके, हटिया, जमशेदपुर आदि दर्शनीय स्थल है। उपहार, संसाधनों से भरा पूरा हमारा झारखंड त्वरित विकास की राह पकड़ रहा है। आशा है वह दिन दूर नहीं जब हमारा राज्य देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाएगा। सभी सुखी होंगे, समृद्ध होंगे तथा सर्वत्र शांति, समरसता और सुशासन का साम्राज्य होगा। इसी का अथवा में ये लिख सकते हैं मेरे जीवन का लक्ष्य। तो बच्चों इसको एक नज़र आप लोग देख लीजिए, क्या कि ज़्यादा डिटेल नहीं है, किसी एक का ही लिखना है आपको। तो इसको आप लोग एक नज़र देख लीजिए वीडियो को रोक कर। चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं, लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य क्या होगा, तैयारी है, या फिर प्राकृतिक पर्व सरहुल पर भी आप लिख सकते हैं। इसको भी एक नज़र देख लीजिए बच्चों। मैंने एक का पढ़ के आपको बता दिया है, दूसरा आप देख लीजिए पढ़ के। अगर ये पसंद लगे तो इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, जो पसंद लगे उसी को वीडियो रोक कर कॉपी में नोट कर लीजिए। और अब हम लोग चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पर। परीक्षा के एक दिन पूर्व दो मित्रों की बातचीत को संवाद में लिखना है। तो पहला मित्र कहता है, नमस्कार दोस्त, कैसे हो। दूसरा मित्र कहता है, मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ परीक्षा की तैयारी कैसी है। पहला मित्र कहता है, इस बार की मेरी तैयारी अच्छी है। इस बार मैं पिछले बार से भी अधिक अंक लाने का प्रयास करूंगा। दूसरा मित्र, परंतु कोविड महामारी की वजह से हमारी पढ़ाई पर काफ़ी असर हुआ है। पहला में, हाँ मित्र, यह तो सही कहा आपने। दूसरा मित्र, मैंने अपने सभी विषयों के नोट्स बना लिए हैं और अध्यापक के निर्देशन से तैयारी भी कर रहा हूँ। पहला मित्र, हाँ मैं भी यही कर रहा हूँ। दूसरा, परंतु मित्र मैं परीक्षा को लेकर थोड़ा चिंतित हूँ। पहला, चिंतित क्यों हो मित्र। दूसरा, तुम्हें पता है मेरे घर में एक ही स्मार्टफोन है जिसके कारण ऑनलाइन पढ़ाई करने में परेशानी होती है। पहला में, कोई बात नहीं मित्र, तुमको पढ़ाई में जो कोई समस्या हो मेरे नोट्स की मदद ले सकते हो। दूसरा में, धन्यवाद मित्र, समस्या होने पर मैं तुम्हारे घर पर आकर पढ़ लूँगा। फिर इसी का अथवा में है, सब्जी खरीदने आई महिला और सब्जी वाले के मध्य हुई बातचीत को संवाद रूप में लिखिए। तो महिला, भैया प्याज कैसे किलो दिए। सब्जी वाला 20 रुपये किलो। महिला, 2 किलो तोलना। टमाटर कैसे दिए। सब्जी वाला 30 रुपये किलो। महिला, इतने महंगे, 25 रुपये दो, 2 किलो लूँगी। सब्जी वाला, ठीक है मैडम ले लो। महिला, ठीक है 2 किलो टमाटर दे दो, रुको मुझे चुनने दो। सब्जी वाला, सब ताज़ा ही है देख लो। महिला, ठीक है कितना हुआ। सब्जी वाला, 90 रुपया। महिला, थोड़ा धनिया पत्ता और थोड़ा सा हरी मिर्च दे दो। सब्जी वाला, ठीक है। तो बच्चों ये हिंदी ए का थर्ड सेट का सॉल्यूशन था।
फर्स्ट सेकेंड का वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्लास 9th हिंदी ए करके, उसमें आप लोग जाके तीनों मॉडल सेट का आंसर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। बाय बाय।